हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर। देखिए, जो मौलिक अधिकार है ये सभी एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जीएस वाले सेक्शन में। और मौलिक अधिकार इजी होने के बावजूद सबको पता है ये आने वाला है पेपर में, लेकिन फिर भी इसमें गलती होती है। तो आज हम पूरे मौलिक अधिकार को एक बारी में देखेंगे और छोटे मोटे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं हमारे पास उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करें तो हमारे पास आता है मौलिक अधिकारों को लेकर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखिए, जब इन बेसिक इंफॉर्मेशन को आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली चीज जो मौलिक अधिकार हैं ये भारत के संविधान में जोड़े तो गए हैं, लेकिन लिए कहां से गए थे? अमेरिका से। ठीक है। और यहां से एडिशनली एक चीज याद रखिएगा कि हम भारतीय संविधान को उधार का थैला तो कहते हैं, यानी कि बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे देशों से कॉपी करी हैं, लेकिन इस कॉपी की एडवाइस देने वाला व्यक्ति कौन था, यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, एडवाइजर कौन था? तो याद रखिएगा नाम, उनका नाम है बी एन राव। ठीक है, याद रखिएगा संवैधानिक सलाहकार। इनको आप वही कह सकते हो कि इन्होंने एडवाइस किया था कि कौन सी चीज कौन से देश के संविधान से लेनी है। ठीक है। तो वापस इस पे आते हैं कि जो भारत में मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अमेरिका में भी किस हिस्से से? यूएस बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। यानी कि यूएस बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया गया। इतनी बात क्लियर। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में सारे मौलिक अधिकारों को डिफाइन किया गया है। और ये चीज याद रखिएगा कि जो भाग 3 है ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। देखिए, जो मैग्ना कार्टा है इसका रेफरेंस इंग्लैंड से 13वीं सेंचुरी से लिया जाता है। जो मैग्ना कार्टा ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन था, ये एक घोषणा पत्र था जिसने इस बात की गारंटी ली थी कि नागरिकों को अधिकार मिलेंगे। एक इसी प्रकार भारत के संविधान का भाग 3 जो है ये गारंटी करता है कि नागरिकों के पास अधिकार रहेंगे। दैट्स वाई इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है वो किसने ले रखी है? सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक चीज समझिएगा, दो आर्टिकल्स हैं आपके पास। एक रहता है आपके पास आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सबको पता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट इसके माध्यम से 5 रिट जारी कर सकता है संविधान में अधिकारों को बचाने के लिए। ठीक है। दूसरी तरफ आता है आपका आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 सेम हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि अधिकार के रूप में 5 रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा मौलिक अधिकारों का जो मुकदमा है वो सीधे या तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत कार्रवाई करेगा? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट किसके तहत कार्रवाई करेगा? आर्टिकल 226 के तहत। तो याद रखिएगा न्यायपालिका ने गारंटी ले रखी है मौलिक अधिकारों को बचाने की। उसके बाद ये जस्टिसेबल होते हैं, न्याय संगत होते हैं, यानी इनका हनन होने पर न्याय मांगा जा सकता है। और उसके बाद ये इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, निलंबन या सस्पेंशन, कि कोई एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर मौलिक अधिकार भी छीन जाते हैं, वो है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आपसे कभी भी छीने नहीं जा सकते, चाहे इमरजेंसी हो चाहे ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वापस में देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका में भी कहाँ से? यूएस बिल ऑफ राइट्स से। उसके बाद भाग 3 में बताए गए हैं। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि ये गारंटी लेता है नागरिकों को अधिकार मिलेगा। उसके बाद ये न्याय संगत होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। और उसके बाद इनकी गारंटी किसने रखी है? न्यायपालिका, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो आगे हमारे पास इसके कुछ लिमिटेशंस की है। जैसे पहली बात तो मौलिक अधिकार जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बने रहेंगे। कुछ परिस्थितियों में इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन याद रखिएगा इमरजेंसी की, कि मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बस आर्टिकल 20 और 21 आपके पास बचा रहेगा, राइट टू लिविंग वगैरह आपके पास रहेगा। उसके बाद देखिए, संविधान जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा बिना बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े। 1973 में केशवानंद भारती का एक मुकदमा का जजमेंट आया था। ठीक है। उसमें क्लियर कर दिया गया था कि संविधान संशोधन तो कर सकती है,
लेकिन मूल ढांचे को छेड़े बिना। अब मूल ढांचे में क्या क्या चीजें आती हैं? डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, सेक्युलरिज्म, जो बेसिक मुद्दे हैं वो सारी चीजें, उनको छेड़े बिना आपको जो चेंज करना है करो। उसके बाद दूसरी चीज कि हमारे लिए आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार हैं रद्द हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। और याद रखिएगा, भारत में इमरजेंसी लगने के 3 आर्टिकल्स हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, आर्टिकल 352, 356, 360। एक आपकी नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियल क्राइसिस, इन समय में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल किसी भी रीजन से लगे, लेकिन आपके पास बस आर्टिकल 20 और 21 का अधिकार बचेगा, बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद देश की सुरक्षा और संप्रभुता, सोवरेनिटी को मेंटेन रखने के लिए भी इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। उसके साथ साथ आर्टिकल 33 जो है ये रिस्ट्रिक्ट करने की परमिशन देता है कि सेना और पुलिस के अधिकारियों को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। और आर्टिकल 34 ये है कि जहां पर सैन्य शासन लग गया, जहां पर मिलिट्री रूल लग गया या मार्शल लॉ लग गया, वहां पर लोगों के अधिकार बिल्कुल ही निरस्त हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स के साथ आपको जोड़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल्स तो पूछे जाते हैं लेकिन उनके साथ साथ कुछ इस तरह की चीजें स्टेटमेंट में पूछ ली जाती हैं। जैसे आपसे कह दिया किस संशोधन के बाद या किस जजमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना अमेंडमेंट करना होगा, तो वो है 1973 का केशवानंद भारती का मुकदमा। उसके बाद आगे कि आपातकाल के आर्टिकल कौन कौन से? 52 है, 56 है और 360 है। 52 में आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, उसके बाद 56 में इंटरनल, और 360 में आपको देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि वित्तीय संकट के समय आपातकाल लग रहा है। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास कुछ अधिकार आते हैं। जैसे देखिए, जब भारत में मौलिक अधिकार लिए गए थे, लागू किए गए, तो उस समय 7 थे, लेकिन ओवर द पीरियड समय के साथ हमारे यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। जैसे 44th अमेंडमेंट किया गया था 1978 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे, संशोधन किया उन्होंने, और हमारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया। लेकिन क्या ये आज संविधान में है? जवाब है हाँ, है। लेकिन अब ये एक लीगल राइट के रूप में है, ये रहता है आपके आर्टिकल 300 सेक्शन ए में। ठीक है, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था लेकिन लीगल राइट बना के रखा गया है कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास मौलिक अधिकार कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में डिफाइन है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, 25 से 28। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, 29 और 30। और लास्ट आता है आपका आर्टिकल 32। याद रखिएगा 31 खाली है, 31 में ही आपका राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, इसको शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 300 सेक्शन 0 में। ठीक है, 0 सेक्शन ए में। अब उसके बाद आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा बोला था। हृदय और आत्मा मतलब हार्ट एंड सोल, यानी कि अगर इस आर्टिकल को हम निकाल दे तो भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं बचेगा, इतना इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। उसके बाद आगे अगर डिटेल में बात करें सभी आर्टिकल्स पे, तो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 में बताता है कि सभी लोग कानून के लिए बराबर हैं, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के लिए क्या है? सब बराबर। आर्टिकल 15, याद रखिएगा आर्टिकल 15 को सिर्फ एक वर्ड में, वो है भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं कर सकते अपने साथ के किसी और नागरिक के साथ। ठीक है, चाहे वो धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, इनके आधार पर हो या फिर उसके बर्थ प्लेस के आधार पर हो। ठीक है, याद रखना अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है तो सिर्फ एक नाम आपको पता होना चाहिए, वो है आर्टिकल 15। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के तहत बंद है। उसके बाद आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, आप इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी के रूप में याद रखिएगा कि समान अवसरों की बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 16 में। उसके बाद ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17, ये बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन याद रखिएगा अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, इसको इंडियन सोसाइटी की एक प्रैक्टिस मान के बैन किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ आर्टिकल 18, ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है कि आप अपने नाम के साथ कोई भी स्पेशल अचीवमेंट नहीं लगाओगे, टाइटल नहीं लगाओगे। रिस्पेक्ट, आपको सिर्फ दो चीजें छोड़नी है, दो कैटेगरीज को छोड़ के। अब याद रखना, अगर आप किसी एजुकेशनल फील्ड से हो, जैसे आपने पीएचडी कर दी, तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, तो आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप मिलिट्री की किसी पोस्ट से हो,
तो आप अपने नाम के साथ अपनी टाइटल लगा सकते हो। अदरवाइज इन दो के अलावा किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति कोई स्पेशल टाइटल यूज नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आर्टिकल 19 हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम में। आर्टिकल 19 हमें 6 अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं देता है, 6 फ्रीडम्स देता है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलने की आजादी, सभा करने की, गैदरिंग करने की, संघ यानी ग्रुप बनाने की, आवागमन यानी आने जाने की, और उसके बाद कहीं भी बसने की, निवास की, और व्यवसाय यानी कोई भी काम करने की। ठीक है, ये सारी 6 अलग अलग स्वतंत्रताएं हमें कौन दे रहा है? आर्टिकल 19। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए 3 सुरक्षाएं। अगर आपसे गलती से भी अपराध हो भी गया है, ठीक है, तो भी आपके पास 3 सुरक्षाएं हैं। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि आपने जो क्राइम आज किया है, तो आज के समय उस घटना से संबंधित जो भी लॉ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। ये नहीं आज से पहले क्या लॉ था या आज के बाद क्या लॉ बना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन क्राइम हुआ है उस दिन के लॉ के हिसाब से आपसे सजा बनेगी। उसके बाद डबल जियोपार्डी यानी कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20। और याद रखना आर्टिकल 20 जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग गई तब भी आपके पास रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 इस नाम से नहीं पूछा जाएगा, आर्टिकल 21 पूछा जाता है राइट टू प्राइवेसी के नाम से, निजता के अधिकार के नाम से। ठीक है, याद रखना कि आपकी बिना परमिशन आपकी इंडिविजुअल लाइफ में या चीजों में आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, इनफैक्ट आप ये समझो कि अगर आप पुलिस कस्टडी में भी हो तो आपको वो लोग प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप अपना फोन अनलॉक करके दो, वो आपका राइट टू प्राइवेसी में आता है। उसके बाद आर्टिकल 21A, ये पहले नहीं था, 2002 में जोड़ा गया, और इसमें है राइट टू एजुकेशन की 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा कंपलसरी है। ठीक है, और ये 86th अमेंडमेंट था। आर्टिकल 21 डायरेक्ट पूछेगा RTE के फॉर्म में, राइट टू एजुकेशन के फॉर्म में, या फिर 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ इसके नाम से पूछेगा। उसके बाद आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 आपको अरेस्ट के टाइम पर प्रिवेंट करता है, बचाता है। कैसे? कि आप जिस काम से अरेस्ट हो रहे हो आपके कारण जानने का अधिकार है, उसके बाद वकील रखने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। अगर इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं होता और आप किसी वकील के द्वारा पेश कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो आपके लिए हिबस कॉर्पस, अभी आप आगे पढ़ोगे, वो जारी हो जाएगा, रिट जारी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए इसमें आर्टिकल 23 और 24 है, बस 2 ही हैं। 23 कहता है कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर निषेध है, कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करते, खरीद और बेच नहीं सकते इंसान को, और दूसरी तरफ किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। देखो आर्टिकल 23 आपकी एक समझ के लिए भी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, आपसे करवा लिया जी एग्रीमेंट कि 2 साल तक आप हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के नहीं जाओगे, और जॉब छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस दोगे, नोटिस पीरियड सर्व करोगे, ये चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज समझो, ये अगर आप वहां पे छोड़ना चाहते हो जॉब और आपको एग्रीमेंट की वजह से नहीं छोड़ने दिया जा रहा, तो फिर ये आपके आर्टिकल 23 का वायलेशन है। ठीक है, सीधा सीधा। इनफैक्ट आप छोड़ के भी हट जाओ, किसी कंपनी में भी इतना टाइम नहीं कि आपके पीछे लीगल खर्चे करते फिरे। ठीक है, तो इसलिए एग्रीमेंट वगैरह की कोई खास वैल्यू है नहीं। उसके बाद आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम आप नहीं करवा सकते, माइनिंग एक्टिविटीज या बोझा ढोना उस टाइप वाली चीजों में आप नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से शुरू होता है आपका रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानो, फॉलो करो, किसी का भी पालन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट करो, आप प्रबंधन करो, आप ग्रुप्स बनाओ, सभाएं करो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 कहता है किसी भी धर्म के प्रचार हेतु कर देने की बाध्यता नहीं है, कि आप रिलीजियस टैक्स नहीं दोगे। ठीक है, याद रखिएगा, रिलीजियस टैक्स बैन है इंडिया में अब संविधान आने के बाद से। और आर्टिकल 28 आता है कि जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा पर कंट्रोल रखा जाएगा, नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अगर दिल्ली की बात करें तो पहले किताबें हुआ करती थी, बाल महाभारत, बाल रामायण, 6ठी 7वीं क्लासेस में। तो ये सिर्फ नियंत्रण वाली बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, थोड़ी बहुत रिलीजियस इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। ठीक है, सिलेबस के माध्यम से। जैसे 11th क्लास की आप हिस्ट्री देखोगे, उसमें एक चैप्टर नंबर 4 है इस्लाम का उदय, तो इस्लाम के बारे में। ऐसी उसी में और आगे देखोगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो ऐसे रिलीजियस इंफॉर्मेशन या रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है, बट इन सर्टेन मैनर, नियंत्रित रूप से। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आता है आर्टिकल 29 और 30, जो कि है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। और याद रखना ये माइनॉरिटीज के लिए है,
ठीक है। तो माइनॉरिटी समूह जो है, अल्पसंख्यक जो है, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, इनको संरक्षित करने का अधिकार है, कुछ हटकर चीजें भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, SC ST माइनॉरिटी, ठीक है, इनमें आते हैं जो, ये अपने अलग से भी इंस्टीट्यूशनल बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग इनके पास अधिकार है। और 31 क्या है? कुछ नहीं, पता है ना, 78 में 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन हुआ था, 31 खाली हो गया, और हमारे पास लास्ट आता है 32। देखिए आर्टिकल 32 जो है, अगेन याद दिला दूं, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि ये रिट जारी करे। रिट का मतलब होता है स्पेशल ऑर्डर्स, क्या रहता है? स्पेशल ऑर्डर्स। और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और इसी आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। देखो पहला रिट आता है हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस कब जारी किया जाता है? जब गैर कानूनी गिरफ्तारी हो, ठीक है, या फिर आपकी क्लेम करते हो कि आपको गिरफ्तार गलत तरीके से किया गया, और अगर गिरफ्तार किया गया तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, यानी ना ही आपका मेडिकल हुआ, ना ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप जब कोर्ट के पास जाओगे तो आपके लिए रिट जारी किया जाएगा, वो होगा हिबस कॉर्पस। उसके बाद दूसरा आता है मैंडामस। ठीक है, मैंडामस जो है वो आदेश के रूप में काम करता है, ऑर्डर के रूप में। ठीक है, और ये कब आएगा ऑर्डर? जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट, सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारे पास प्रोहिबिशन। देखिए प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाने से, ही रोक दो, और इसका मतलब क्या होता है? लोअर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रही है। याद रखिएगा, लोअर कोर्ट में कौन सा? या तो आपका सेशन कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन, अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो वहां पर प्रोहिबिशन का रिट भेजा जा सकता है और उनको रोका जाएगा। उसके बाद सर्शरी। सर्शरी की जब आप बात करते हो तो बेसिकली इसको जारी करते हैं ऊपर भेजने के मामले में, यानी कोई मुकदमा है छोटी कोर्ट से, वो ऊपर भेजा जा रहा है। लोअर कोर्ट को गलत आदेश करना होता है और रद्द कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, सेरशोरी जो है ये किसी भी मुद्दे को ऊपर, यानी कि ऊपरी अदालतों पे भेजने में हेल्प करता है। लोअर कोर्ट का कोई भी गलत आदेश है उसे भी रोक दिया जाता है इसके माध्यम से, ये चीज। और उसके बाद यू वारंटो की अगर हम बात करें, तो जो ये यू वारंटो है पांचवा, इसमें क्या होता है? किस अधिकार से पूछा जाता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक पोस्ट पर है, सरकारी पोस्ट पर है, तो उससे सवाल किया जाएगा कि आप क्या एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसे अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ सकती है। याद रखिएगा, ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं, क्योंकि अगर याद रखिए कोई व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है, वो उस पोस्ट पे बैठ गया, तो ये बाकी के साथ तो भेदभाव हो गया। ठीक है, तो बचा रहा है आपको। उसके बाद कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपकी डेली लाइफ दिक्कत आ रही है, तो वो बचा रहा है आपको। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। ठीक है, नाम क्या है? हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शरी और यू वारंटो। ठीक है, ये हमारे पास 5 रिट है। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आते हैं अब यहाँ से कुछ रिपीटेड वाले PYQs। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में, और भाग 3 को ही हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा याद रखिएगा किस चीज के लिए जाना जाता है? ये हमारे लिए गारंटी है कि हमें अधिकार मिलेंगे, और इसका रेफरेंस इंग्लैंड में 1215 से है, 13वीं सदी से है। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? USA से लिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, उसके बाद किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया? तो आर्टिकल 32 को कहा गया, और कहने वाला कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद जो आर्टिकल 32 है, इसको अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसके बारे में समझना, 1978 में हुआ, करने वाली सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार को हटाने का। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 से उठाकर 300A में डाल दिया गया। ठीक है, और ये सब हुआ कब? 1978 में। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे पास आता है कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A। अगेन याद दिला दूं कि संविधान का 86th अमेंडमेंट, 86वां संशोधन, और वर्ष 2002 में इसको राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकारों में रखा गया था। फिर आर्टिकल 21A संविधान का किस संशोधन? 86वां, और वर्ष 2002। शरीर को पेश करो, बेसिकली इसका संबंध किससे होता है?
इसका मतलब होता है आपके हिबस कॉर्पस से, इसको हम कहते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, की गिरफ्तारी के बाद पेशी मांगी जाती है 24 घंटे के अंदर। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर हो तो उसके खिलाफ कौन सा रिट जारी किया जाएगा, तो रहता है अधिकार परीक्षा, इसको कहते हैं क्यू वारंटो। ठीक है। उसके बाद आगे इसमें देखें तो कोई सरकारी अधिकारी सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो इसके लिए क्या जारी किया जाएगा, तो इसके लिए परमादेश यानी मेंडामस जारी किया जाएगा। उसके बाद निचली अदालत लोअर कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, अगर अगर लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है तो उसको रोकने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाएगा, तो इसके लिए रिट आता है प्रतिषेध आदेश, इसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। उसके बाद निचली अदालत के किसी निर्णय या आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा आएगा, तो आएगा उत्प्रेक्षण रिट, जिसे हम शरी भी कहते हैं। उसके बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों या कारखानों खदानों में रोक लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आता है आर्टिकल 24। ठीक है। और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 23। ठीक है। तो याद रखिएगा आपको एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज कुछ इसी तरह है, आर्टिकल्स की चीजें पूछी गई हैं सीधी सीधी। उसके बाद आगे हमारे पास आता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में वो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 300 सेक्शन ए में। और नेशनल इमरजेंसी जब आती है तो इसमें कौन सा अनुच्छेद खुद ही निलंबित ऑटोमेटिकली खत्म होगा सबसे पहले, वो है आपका आर्टिकल 19। यानी जो आपकी स्वतंत्रताएं थी, कहीं भी आना जाना, बसना, घूमना, बोलना, सभा करना, ये तो सबसे पहले खत्म होगा। उसके बाद हाई कोर्ट को रिट जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। दोहरे दंड से मुक्ति, डबल जियोपार्डी, ये कौन से आर्टिकल में, तो याद रखिएगा आर्टिकल 20। और डबल जियोपार्डी ही नहीं, इसमें क्या क्या है कि आपको एक जिस समय घटना घटी है उसके कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी और आगे दोबारा से आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसके बाद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं खोलने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 30। तो हमारे पास ये चीजें रहती हैं फंडामेंटल राइट से। ठीक है। और अगेन इसमें आपको सिर्फ एक चीज समझिएगा कि जब भी आप फंडामेंटल राइट डिफाइन करोगे या पढ़ोगे, आपको एक तो आर्टिकल 32 पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट दो स्लाइड्स थी ना, कि मतलब ये मिलते कैसे हैं सारी चीजें, ये पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे कैसे, तो याद रखिएगा ये तो इंडिया के अंदर तो बाय बर्थ मिलते हैं, लेकिन इसी फंडामेंटल राइट का एक दूसरा छोटा भाई होता है, उसको हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। और डीपीएसपी क्या है, कंडीशनल होते हैं, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है और ये कुछ कंडीशंस के बाद देती है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप। ठीक है। पेंशन, क्या पेंशन समाज में सभी को मिल रही है, नहीं, शर्त है जी एटलीस्ट 60 साल एज होनी चाहिए तभी पेंशन मिलेगी, तो पेंशन हमारे लिए डीपीएसपी का हिस्सा है। और याद रखना, आप फंडामेंटल राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इतनी बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा ये भी हमारा अधिकार है, डीपीएसपी भी हमारा अधिकार है और फंडामेंटल राइट भी हमारा अधिकार है, लेकिन डीपीएसपी हमारे लिए जस्टिसेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। और एडिशनली याद रखना, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया था, ये लिया था आयरलैंड से। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।